अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 12th बायोलॉजी शुरू की है। नेशनल बुक फाउंडेशन जो आप लोगों की न्यू बुक है उसके टॉपिक्स में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया है और चैप्टर नंबर 1 में ये हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा। हमने लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस करना है कि एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे होता है। आप लोगों ने पिछले लेक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया। इसके साथ साथ आप लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है वो भी डिस्कस किया। अभी जो हमारी डिस्कशन होगी वो एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन के हवाले से होगी। जो पूरे का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हम फॉलो कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कि ओरल कैविटी के अंदर फिज़िकल एंड केमिकल डाइजेशन दोनों होता है, तो यहाँ पर बोलस फॉर्म हो जाता है। फिर आप लोगों ने डिस्कस किया है कि वो फूड या बोलस यहाँ पर एसोफेगस के अंदर पेरिस्टालसिस की मदद से चला जाता है हमारे स्टमक में, और स्टमक के अंदर यहाँ पर फिज़िकल एंड केमिकल डाइजेशन अकर हो जाता है और उसके रिज़ल्ट में आप लोग बोलते हैं यहाँ पर काइम बन जाता है। फिर आप लोगों ने डिस्कस किया था कि काइम यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है और यहाँ पर डाइजेस्ट होते होते काइल बना देता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि बोलस स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। काइम आप लोगों ने डिस्कस किया था कि ये एक सूप लाइक सोल्यूशन होता है, और काइल आप लोगों ने डिस्कस किया था कि ये लिक्विड फॉर्म में जब डाइजेशन अकर हो जाता है, सो लिक्विड फॉर्म जो कंटेंट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको हम नाम देते हैं। फिर आप लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ओरल कैविटी में डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ अकर होता है स्टार्च का। आप लोगों ने स्टमक के अंदर डिस्कस किया था कि डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ अकर होता है प्रोटीन का, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और कंप्लीट होने के बाद आप लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड सब कुछ कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएंगे। अब चीज़ें यहाँ पर डाइजेस्ट हो गई है तो अब उनको एब्जॉर्ब भी होना पड़ेगा। तो इस वाले लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि सारे के सारे जो कंटेंट्स होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स के, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, कैसे एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। इसी वजह से मैंने आप लोगों को बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली फोल्डेड होता है ताकि वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ले। सो देखते हैं बुक के अंदर जो चीज़ें डिस्कस की थी, मैंने ऑलमोस्ट उन्हीं के नोट्स बनाए हैं। मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। बुक के अंदर क्या लिखता है वो देखते हैं। जो इन्होंने हेडिंग यूज़ किया है वो डिफरेंट है, लेकिन लॉन्ग हेडिंग था तो उसको शॉर्ट करने के लिए अपना जो हेडिंग मैंने बनाया है वो एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन है। इन्होंने हेडिंग यूज़ किया है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन प्रोडक्ट इन द एलियम। एलियम आप लोग बोलते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज हिस्सा होता है। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि द एलियम इज़ मेन पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर मोस्ट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। इसी वजह से एलियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आप लोग डिस्कस कर देख ले कि डोर्डिनम में तो डाइजेशन शुरू हो जाएगा, जेजुनम में और एलियम में फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एलियम तक जैसे ही कंटेंट्स पहुंचते हैं, आखिरी पार्ट तक जैसे ही कंटेंट्स पहुंचते हैं, तो आप लोग बोलेंगे कि डाइजेशन का प्रोसेस अकर होगा। सो फर्स्ट MCQs आप लोगों को यहाँ पता होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन जो है वो एलियम में अकर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ डाइजेशन अकर होता है और एब्जॉर्प्शन भी अकर होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप बोलेंगे एलियम। द इनर सरफेस इज़ फोल्डेड इनटू tiny finger-like structures called villi, which are about 0.5 to 1.5 millimeter long. ये सेंटेंस के अंदर आप लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम एलियम के इनर सरफेस को देखते हैं, हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाले सरफेस को देखते हैं, तो वो हाईली फोल्डेड होता है। सपोज करते हैं फॉर वाइल मैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन का आप लोगों के सामने एक क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ, तो अंदर से वो स्मूथ नहीं होगा, बल्कि ऐसे उनके अंदर रफ़ प्रोजेक्शंस मौजूद होंगे, रफ़ इन फोल्डिंग्स मौजूद होंगे, और इन फोल्डिंग्स को, इन प्रोजेक्शंस को, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं वाइलस या विलाई। साइज़ यहाँ पर डिस्कस किया है कि उसका मिलीमीटर में होता है, पेपर में कभी नहीं आया लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए।
ये डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, डायग्राम के अंदर आप लोगों को ये ब्राइट कलर जो नज़र आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन को यहाँ पर मैग्नीफाई कर दिया गया है। आप लोग देख ले यहाँ पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आ रहे हैं। मैं अगर इनकेस थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई कर दूं तो आप लोग ये वाले जो वाइट कलर के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इनको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं वेलाई। इनमें से एक वेलाई को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के समझाने के लिए ये मैग्नीफाई कर दिया, तो ये पूरे का पूरा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। आगे डिस्कस किया है कि दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। जिस तरह आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया में बोलते थे कि उसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो हाईली फोल्डेड होता है, और हाईली फोल्डेड क्यों होता है, क्योंकि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। क्यों इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि आप लोग डिस्कस करते हैं ताकि जो एरोबिक रिस्पायरेशन है वो प्रोसेस ज़्यादा हो जाए। इसी तरह आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इससे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर ओपन कर दिया जाए और उसके अंदर वाले सरफेस को मैयर किया जाए तो फुटबॉल ग्राउंड जितना एक साइज़ आपके सामने बन जाता है। इतना सारा एरिया जो है वो फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए मौजूद होता है। ईच वाइलस इज कवर्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। ये बात की जा रही है इस वाले वेलाई की या इस वाले वाइलस की बात की जा रही है। मैं अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम इन करके आप लोगों को दिखा दूं, जो कि अभी मैं दूसरा डायग्राम भी दिखाऊंगा, तो ये छोटे छोटे आप लोगों को सेल्स नज़र आ रहे हैं। इन सेल्स के बारे में आपको बताया जा रहा है कि वेलाई के ये वाले जो सेल्स होते हैं ये कौन से सेल्स होते हैं, ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कि कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स ऐसे एलोंगेटेड सेल्स होंगे और उसके अंदर वो न्यूक्लियस मौजूद होंगे और वो एक लाइन में ऐसे ही अरेंज होते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर डायग्राम देखेंगे तो इस डायग्राम के अंदर ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, मैंने इसी डायग्राम को मैग्नीफाई कर दिया है तो ये देख ले, ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहे हैं, एलोंगेटेड सेल्स होते हैं। सो वेलाई का जो वॉल है वो कॉलमनर एपिथेलियल सेल से बना होता है। इनसाइड ईच वाइलस देयर इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ कैपिलरीज कॉल्ड लेक्टील्स। अगर आप लोग वेलाई के स्ट्रक्चर को यहाँ पर भी देख ले और यहाँ पर भी देख ले, एक ही बात है, आपको इसके अंदर दो तरह के ब्लड वेसल्स नज़र आ रहे हैं, दो तरह के वेसल्स नज़र आ रहे हैं। उसमें से एक को हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। ये देखो यहाँ पर जो आप लोग रेड कलर के देख रहे हैं और इसी के साथ साथ जो आप लोग ब्लू कलर के देख रहे हैं, ये क्या है, ये ब्लड कैपिलरीज है। यहाँ भी आप लोग देख ले रेड कलर के हैं और रेड कलर के साथ आप लोग देख ले ब्लू कलर के हैं, इनको हम ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। लेकिन आप लोग डिस्कस करेंगे कि इसी वेलाई के अंदर एक और कैपिलरी मौजूद है और उसको हम बोलते हैं लिम्फ कैपिलरी। याद रखना है आप लोगों ने, लिम्फ कैपिलरी लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा होता है। लिम्फेटिक सिस्टम आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि आप लोगों ने ये कोई डिटेल में बल्कि पढ़ा भी नहीं है, बहुत कम पढ़ा है आप लोगों ने। आसान अल्फाज में आप लोग फ़िलहाल के लिए ये याद रखें कि लिम्फेटिक सिस्टम हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होता है और ये लिम्फ को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। तो इस डायग्राम में जो जितने भी आप लोगों को ग्रीन कलर का ये नेटवर्क नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये लिम्फ कैपिलरीज है और इन लिम्फ कैपिलरीज को हम लेक्टील्स बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा दूसरा चैप्टर है या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लिम्फ कैपिलरीज लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है पहली बात, और इन लिम्फ कैपिलरीज को हम क्या बोलते हैं, लेक्टील्स बोलते हैं। इस डायग्राम में जो आप लोग देख रहे हैं ग्रीन कलर के, ये वाले क्या होते हैं, लेक्टील्स होते हैं। आगे मैंने डिस्कस किया है कि the wall of intestine also have folds and the epithelial cells have even smaller projection called microvilli। ये आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ और सिर्फ वेलाई उसके अंदर नहीं मौजूद होते, सिर्फ और सिर्फ वेलाई नहीं है जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, बल्कि सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए एक और एडाप्टेशन भी है। अगर आप लोग ये एपिथेलियल सेल्स को थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं तो आप लोग देखें कि इन एपिथेलियल सेल्स के जो सरफेसेस है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं है,
बल्कि आप लोगों को छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। इन छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को जो एपिथेलियल सेल्स के साथ कनेक्टेड है उसको यहाँ पर हमने जूम इन कर दिया है। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं? इनको हम माइक्रोवेलाई बोलते हैं। ये देखिए, ये पूरे का पूरा वेलाई है और इस पूरे वेलाई में ये एक सेल है और इस सेल के साथ ये फिर माइक्रोवेलाई मौजूद है। ये वो एपिथेलियल सेल्स है और एपिथेलियल सेल्स के साथ आप लोग देख ले वेलाई है। इसको हम ब्रश बॉर्डर सेल भी बोलते हैं क्योंकि इनके जो अपीयरेंस है ये बिल्कुल ब्रश की तरह होता है। सो अगर इनके इस पेपर में आता है कि इंटेस्टाइन के अंदर वो एडाप्टेशंस बता दे जिसकी वजह से सरफेस एरिया उसका बढ़ता है, तो आप लोग एक डिस्कस कर ले कि हमारा इंटेस्टाइन जो है वो हाईली फोल्डेड होता है। दूसरा आप लोग डिस्कस कर ले कि वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। तीसरा आप लोग डिस्कस कर ले उसमें वेलाई मौजूद है और फोर्थ आप लोग डिस्कस कर ले उसमें माइक्रोवेलाई मौजूद है। ये चारों के चारों एडाप्टेशंस क्या करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि चीज़ें उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए। इसी वजह से लिखा है कि टुगेदर दी स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड अ ह्यूज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स। मैंने आप लोगों को बोला है कि फुटबॉल ग्राउंड जितना सरफेस एरिया बन जाएगा और इतनी सारी एब्जॉर्प्शन उसके अंदर आराम आराम से अकर हो रही होगी। To enter the blood, every nutrient must pass through the epithelial cell layer and then into the blood capillary or lacteal। ये तो सिंपल सा पॉइंट है, अभी हम जाके डिस्कस कर लेते हैं कि जब इंटेस्टाइन के अंदर चीज़ें डाइजेस्ट हो जाएंगी तो वेलाई में एंटर होंगी और वेलाई से फिर ब्लड कैपिलरीज में एंटर होंगी और वो पूरे बॉडी के अंदर क्या होती रहेंगी? ट्रैवल होती रहेंगी। सो ये सिंपल सा एक आइडिया आप लोगों ने डिस्कस किया है। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन यही जस्ट क्विक डिस्कस करने हैं कि कौन से पार्ट में मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकर होता है। पहली बात, चीज़ों के एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के वो कौन से अडाप्टेशंस है जो सरफेस एरिया बढ़ा रहे होते हैं। लेक्टील्स में और ब्लड कैपिलरीज में क्या डिफरेंस होता है, ये कौन कौन से सिस्टम का हिस्सा होते हैं। और इंटेस्टाइन के वॉल पे जो ब्रश बॉर्डर सेल्स मौजूद होते हैं उन ब्रश बॉर्डर सेल्स को हम दूसरा नाम क्या देते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कोई मसला है तो वो आप लोग मुझे बताएंगे। हमने ये तो डिस्कस किया कि इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन करना, लेकिन अब देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को कैसे कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है। हमने सबसे पहले डिस्कशन करनी है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से कि जब कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट किया जाएगा तो कहाँ एब्जॉर्ब होंगे, कैसे एब्जॉर्ब होंगे एंड सो ऑन। When carbohydrates are digested, they are broken down into simple sugar like glucose, galactose and fructose। आप लोगों को याद होगा मैं बोलता था कि ओरल कैविटी में जब स्टार्च आता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में? माल्टोज में। और मैं साथ में बोलता था कि इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते थे? इनकम्प्लीट डाइजेशन हम इसको नाम देते हैं क्योंकि डाइजेशन कंप्लीट नहीं है, या दूसरे अल्फाज में हम इसको पार्शियल डाइजेशन नाम देते हैं। लेकिन जब इस माल्टोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, या आप लोग बोले कि कोई और हो तो उससे गैलेक्टोज या फ्रुक्टोज बन जाए, तो जब मोनोसैकेराइड्स बन जाते हैं तो इसको हम नाम देंगे कंप्लीट डाइजेशन। और आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं कि माल्टेज सुक्रेज एंजाइम होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को स्मॉल इंटेस्टाइन में कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं। ये बात यहाँ पर मैंने सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिखी है कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट किया जाता है एंजाइम्स की मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इस प्रोसेस को हम कंप्लीट डाइजेशन बोलते हैं। दी सिंपल शुगर्स, ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज, ये सारे के सारे सिंपल शुगर्स है, या आप लोग बोले दीज मोनोसैकेराइड्स, ये सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स है। इंटर द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द विलाई मोस्टली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बुक के अंदर चूंकि यहाँ पर फोकस नहीं किया तो हम भी ज़्यादा नहीं करेंगे। इन्होंने डिस्कस किया है कि ये जो ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज वगैरह है ये इन एपिथेलियल सेल्स के अंदर क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे। आप लोग देख ले, हर एपिथेलियल सेल की तरफ मैं एरो इन बना रहा हूँ, इसका मतलब होगा कि चीज़ें इसके अंदर क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। आपसे अगर इनकेस एग्जामिनर पूछे कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो कौन से प्रोसेस की मदद से होता है, तो आप बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से। ये दोनों प्रोसेसेस की मदद से कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स दे पास इनटू ब्लड कैपिलरीज।
ये वाला सेंटेंस बहुत आम दिखता है, लेकिन ये काफ़ी ज़रूरी है कि स्टेप नंबर 1 में एपिथेलियल सेल्स के अंदर चीज़ें एब्जॉर्ब हो गई और इन एपिथेलियल सेल से अब ब्लड कैपिलरीज में आएंगी। याद रखना है आप लोगों ने ये पॉइंट कि कार्बोहाइड्रेट्स का एब्जॉर्प्शन लैक्टील्स के अंदर नहीं होगा, बल्कि स्टेप नंबर 1 में एपिथेलियल सेल्स और उससे ब्लड कैपिलरीज के अंदर चीज़ें क्या होंगी, एब्जॉर्ब होंगी। रेड और ब्लू कलर के आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। ये रेड कलर का यहाँ पर ब्लड लेके आ रहा है, तो इसका मतलब ये आर्टरी का हिस्सा है, और फिर ब्लू कलर की तरफ वापस ब्लड जाएगा, ये आप समझे वेन का हिस्सा है। सो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन हमेशा ब्लड कैपिलरीज में होता है। ब्लड देन कैरीज दिस शुगर टू द हेपेटिक पोर्टल वेन which takes place them to the liver। आप लोग देख लेना, चीज़ें यहाँ पर एब्जॉर्ब तो हो गई है वेलाई के अंदर, ब्लड के अंदर यहाँ पर चीज़ें आई है, लेकिन क्या पता इन चीज़ों के अंदर कोई टॉक्सिन हो, कोई वेस्ट वगैरह मौजूद हो। तो इस वजह से आप लोग बोलेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो भी ब्लड होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में जितनी भी चीज़ें एब्जॉर्ब होती है, जो भी ब्लड वगैरह होगा, वो डायरेक्ट हार्ट की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि वो हमारे लिवर की तरफ जाएगा। ये चीज़ें जब लिवर की तरफ जाएंगी, जिस सिस्टम की मदद से चीज़ें जाएंगी, ये सारी के सारी, उस सिस्टम को हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम हमारा चैप्टर नंबर 2 का एक अलग टॉपिक होगा, लेकिन मैं दोबारा से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज़ें हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह में एब्जॉर्ब हो जाए, तो वो बॉडी के अंदर फ्रीली डायरेक्ट नहीं जा सकती। सबसे पहले उसको लिवर के अंदर भेजना होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से चीज़ें जो लिवर की तरफ जा रही है, इस सिस्टम को हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन द लिवर एनी गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज आर मोस्टली कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज। लिवर के अंदर आप लोग डिस्कस करेंगे कि कोई अगर टॉक्सिन्स वगैरह हो तो उसको भी डिलीट कर दिया जाएगा, और अगर इनकेस गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज तो हमारा बॉडी डायरेक्ट यूज़ नहीं करेगा, एनर्जी सोर्स के तौर पर ग्लूकोज कॉमनली यूज़ कर रहा है, तो लिवर के अंदर इसको किस चीज़ में, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का थोड़ा सा जिक्र था, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, बस एक्टिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पता होना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड कैपिलरीज में, और कहाँ चीज़ें जाते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की तरफ। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। फाइनली फिर ग्लूकोज जो है वो जनरल ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, इसका मतलब हार्ट की तरफ जाएगा, और पूरी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये कार्बोहाइड्रेट्स का एब्जॉर्प्शन है। हम थोड़ी देर के लिए बात करते हैं कि लिपिड्स जब डाइजेस्ट हो जाते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसे अकर हो रहा होता है। सो व्हेन फैट्स आर डाइजेस्टेड दे आर ब्रोकन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। आप सबको पता है, हम फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर चुके हैं कि लिपिड्स का जब कंप्लीट डाइजेशन होगा तो दो चीज़ें बनती है, और उसमें से एक को हम बोलते हैं फैटी एसिड और ग्लाइसरोल। ये दोनों के दोनों चीज़ें जो है बन जाती हैं किस चीज़ के डाइजेशन से, फैट्स के डाइजेशन से। आप सबको पता है कौन से एंजाइम की मदद से, पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम की मदद से ये चीज़ें यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाएंगी। इनसाइड द एपिथेलियल सेल्स दीज कंपोनेंट्स आर रिकम्बाइंड टू फॉर्म ट्राइग्लाइसराइड्स। अब ये बात ज़रूर आप लोगों ने याद रखनी है, यहाँ पर ये चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाएंगी एपिथेलियल सेल्स के अंदर। फैटी एसिड और ग्लाइसरोल आप लोग डिस्कस करेंगे, वो अलग अलग है। ये देख लो, ये फैटी एसिड में कंसिडर कर लेता हूँ, ये ग्लाइसरोल है। जब ये इन एपिथेलियल सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए तो ये दोबारा कंबाइन हो जाएंगे, और दोबारा कंबाइन होके आप लोग डिस्कस करेंगे ट्राइग्लाइसराइड्स बना देते हैं। ये बात इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में ऐसे नहीं होता, उसमें चीज़ें सीधे ब्लड की तरफ चली जाती है। यहाँ पर ये एपिथेलियल सेल्स के अंदर कंबाइन होके क्या बना देंगी, ट्राइग्लाइसराइड्स बना देंगी। The triglyceride then mix with protein and cholesterol to make small fat droplets called chylomicron। काइलोमाइक्रोन पेपर में ज़रूर आएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितने भी चीज़ें लिपिड्स वगैरह यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गए हैं वो क्या हो जाएंगे, वो लिपिड्स एब्जॉर्ब हो गए ना, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल, वो ट्राइग्लाइसराइड में कन्वर्ट हो गए। इसके साथ आप लोग डिस्कस करेंगे कि एपिथेलियल सेल में प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल मिक्स हो जाएंगे,
और प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल प्लस ट्राइग्लाइसराइड, जब ये तीनों के तीनों चीज़ें, ये भी और ये जब कंबाइन हो जाए तो इसको हम काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। ये सेंटेंस एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि काइलोमाइक्रोन कहाँ बनते हैं, काइलोमाइक्रोन में क्या क्या चीज़ें होती है। सो मेरे ख्याल में कि इस पर आप लोगों ने फोकस करना है, ये आपके लिए ज़रूरी है। द काइलोमाइक्रोन लीव द एपिथेलियल सेल्स बाय एक्सोसाइटोसिस एंड एंटर द लेक्टील्स, द लिम्फ वेसल्स इनसाइड द वेलाई। अब मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि कार्बोहाइड्रेट जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो वो कहाँ की तरफ जाते हैं, ब्लड कैपिलरीज में। लेकिन आप लोग डिस्कस करेंगे कि जो काइलोमाइक्रोन है जब वो एपिथेलियल सेल्स में एब्जॉर्ब होंगे तो अब वो ब्लड वेसल्स में नहीं एंटर होंगे, बल्कि आप लोग बोलेंगे कि वो ये जो ग्रीन कलर के लैक्टील्स मौजूद है इसमें जाएंगे। और मैंने क्या बोला था कि लैक्टील्स क्या होते हैं, ये लिम्फ कैपिलरीज होते हैं और ये लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड कैपिलरीज में, लेकिन आप लोग बोलेंगे कि फैट्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लैक्टील्स के अंदर होता है। कार्बोहाइड्रेट रेड और ब्लू कलर स्ट्रक्चर में जाएंगे और फैट्स या काइलोमाइक्रोन आप लोग डिस्कस करेंगे कि वो यहाँ पर इस जो क्या नाम है इसका क्या बोलते हैं इसको, लैक्टील्स, इसके अंदर क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो जितनी भी बातें फैट्स या लिपिड्स के बारे में लिखी है इसको आप लोगों ने गलती से भी स्किप नहीं करना, ये इंतहाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Lymph carries the chylomicron and eventually empties into large vein that return blood to the heart, allowing fat to reach all cells of the body. यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की तरफ नहीं जाता। लिम्फेटिक सिस्टम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की तरफ आप लोग बोलेंगे कि डायरेक्ट नहीं जाता। जितना भी लिम्फ होता है ये ग्रीन कलर का वेसल, ये आगे बढ़ेगा और आप डिस्कस करेंगे कि एक लार्ज वेन में ओपन हो जाएगा। कौन से लार्ज वेन में ओपन होगा ये हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। और जितना भी ब्लड है वो हार्ट की तरफ जाएगा और हार्ट से आप बोलेंगे कि पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये इसमें डिफरेंस है कि इन्होंने डायरेक्ट हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की तरफ नहीं जाना। ये किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन था, ये आप लोगों ने डिस्कस किया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स या लिपिड्स है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन की, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएंगे तो उसके साथ क्या होगा। सो इस पर्पस के लिए मैंने पहले से आप लोगों को पिक्चर दिखा दिया और मैंने लिखा है कि व्हेन प्रोटीन आर डाइजेस्टेड दे आर ब्रोकन इनटू अमाइनो एसिड। आप सबको पता है कि प्रोटीन के डाइजेशन से क्या बनते हैं, अमाइनो एसिड बन जाते हैं। इन अमाइनो एसिड के साथ क्या होता है, दीज अमाइनो एसिड एंटर्स द एपिथेलियल सेल्स ऑफ वेलाई एंड देन पास इनटू द ब्लड कैपिलरीज। बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स की तरह आप लोग बोलेंगे कि इनको एब्जॉर्ब किया जाता है, अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब किया जाता है इन एपिथेलियल सेल्स में और एपिथेलियल सेल से फिर ब्लड कैपिलरीज में चले जाएंगे। देख ले, अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब किया जाएगा एपिथेलियल सेल्स में और वहाँ से फिर ब्लड कैपिलरीज में। फैट्स में, लिपिड्स में आप लोग बोलते थे कि वो लैक्टील्स में जाएंगे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड में बोलेंगे कि ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ब्लड कैरीज द अमाइनो एसिड टू द लिवर थ्रू द हेपेटिक पोर्टल वेन। बिल्कुल उसी अंदाज में ये ब्लड यहाँ आएगा। ये देख लो, ब्लू जो वेन है उसके अंदर ब्लड आ रहा है और यहाँ से आप लोग डिस्कस कर लेंगे कि ये पूरे का पूरा ब्लड कहाँ चला जाएगा। आप लोग डिस्कस करेंगे लिवर में चला जाएगा। जिस सिस्टम की मदद से जाता है या जिस वेन की मदद से जाता है उसको हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम या हेपेटिक पोर्टल वेन। मैं इस पर बार बार जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड लिवर की तरफ लेके जा रहा होता है। ये हमारा आगे टॉपिक आएगा, हम इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इन द लिवर सम अमाइनो एसिड में बी मॉडिफाइड बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। लिवर का हम फंक्शन पढ़ेंगे, काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो उसमें एक फंक्शन इसका यही है कि जो अमाइनो एसिड इसके पास आए हैं उसको मॉडिफाई कर दे, मॉडिफाई करने के बाद दोबारा उसको ब्लड में पंप कर दे, दोबारा उसको ब्लड में रिलीज़ कर दे और ब्लड फिर जाएगा हार्ट की तरफ और हार्ट फिर पूरे बॉडी के अंदर उसको क्या कर देगा, पंप कर देगा। उसके अंदर जो है वो चीज़ें पूरे बॉडी को प्रोवाइड होंगी। सो लिवर में उसको क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। कोई ज़रूरी पॉइंट नहीं है। द बॉडी मोस्टली यूजेज देम एज बिल्डिंग ब्लॉक टू मेक न्यू प्रोटीन। खैर ये तो सबको पता है कि इन प्रोटीन के साथ क्या किया जाएगा। सो जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ये इंतहाई ज़रूरी प्रोसेस है
और आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। आप लोगों को पीरियड डायग्राम बनाने पड़ेंगे और कोशिश कर ले कि इसके अंदर ज़्यादा डिटेल्स जो है वो आप लोग बहुत सारे ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है और स्किप करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप लोग की बुक में बिल्कुल टू द पॉइंट ये डिस्कस किया है। मैंने भी कोशिश की है। हाँ, अगर इनकेस कन्फ्यूजन वगैरह है तो वो मेरे से आप लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही सिंपल सा है, आसान। अगर लैक्टील्स और लिम्फेटिक सिस्टम में मसला हो रहा है या हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में, तो चैप्टर नंबर 2 में क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान से कंसेप्ट है। जहाँ जहाँ मसला है वो डिस्कस कर ले। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना चाहे तो कर ले अपने फ्रेंड्स, क्लास, फैमिली मेम्बर के साथ। और बाकी अगर मेरी ऑनलाइन क्लासेस आप लोग ज्वाइन करना चाहे या रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना चाहे तो वो भी कर ले। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।